नमस्कार साथियों, सोनी एजुकेशन में आपका बहुत स्वागत है। और आज जो ये हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर जब बात प्रिंसिपल्स की आती है तो देखिए अलग अलग लैंग्वेजेस को सीखने के बहुत सारे कॉमन या अलग अलग प्रिंसिपल्स हमारे पास होते हैं। प्रिंसिपल्स की ज़रूरत क्यों होती है, या फिर हमारे पास मेथड्स या फिर टेक्निक्स और प्रिंसिपल में क्या हमारे पास डिफरेंस निकल के आता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं हम। तो देखिए मेथड तो हमारे पास होता है एक पूरा का पूरा एक लंबा सा प्रोसेस जिसको स्टेप वाइज फॉलो कर करके उस पे बेस्ड जो उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको अप्लाई कर करके हम जो है कहीं की अपना आउटपुट निकालना चाहते हैं। मतलब कोई भी लैंग्वेज को किस तरह से सीखते हैं, इसीलिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग मेथड्स दिए हैं। जो प्रिंसिपल है हमारे पास उसमें उन मेथड्स को छोड़ के जो बाकी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिन जो ऐसा बोलते हैं ना कि बिना सिद्धांत के जीवन भी जो है वो कहीं कहीं सफल नहीं होता, उसी तरह से लैंग्वेज सीखने के लिए भी हमारे पास प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है। और टेक्निक्स वो होती है जिनको आप क्लासरूम में अप्लाई करते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे टेक्निक्स का मतलब हो गया कि अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स देना, क्लासरूम के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती है, उन्हीं के एग्जाम्पल्स दे देना, तो वो कहीं की टेक्निक्स में हमारे पास काउंट होता है। तो प्रिंसिपल की बात करें तो बहुत सारी अप्रोचेस और बहुत सारे प्रिंसिपल है लैंग्वेज टीचिंग के लिए और लर्निंग प्रोसेस ऑफ एनी लैंग्वेज। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ 3 पॉइंट्स आते हैं: साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक एंड पेडागोजिकल प्रिंसिपल। सो आप हमेशा दिमाग में रखिए, लैंग्वेज जो हमारे पास लर्निंग है उस पूरे प्रोसेस के अंदर हमारे पास 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट उसके स्तंभ होते हैं: साइकोलॉजिकल, लिंग्विस्टिक और पेडागोजिकल तो प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रिंसिपल्स की, बहुत ही आसान है साथियों, और कहीं कहीं अपने आप से रिलेट करके उनके देखें, रटने की ज़रूरत नहीं है। किस तरह से हम चीज़ों को देखते हैं, किस तरह से ऑब्जर्व करते हैं, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके हुए अगर आप प्रिंसिपल को सीखते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। देखिए प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन को बहुत आसान तरीके से समझते हैं अपने आप से रिलेट करके, फिर हम जाते हैं इसके पास, या जो थ्योरी के हिसाब से क्या कहना चाहता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे जल्दी से जल्दी लैंग्वेज सीख जाते हैं, लेकिन बड़े अगर हम नई लैंग्वेज कोई सीखना चाहते हैं तो हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। उसका रीज़न हमारे पास जो है, आप माइंड के भी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बॉडी, या फिर हमारे अंदर अलग अलग तरह के जो साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, ब्रेन चेंजेस होते हैं, उसके हिसाब से ऐसा माना जाता है कि बड़ी उम्र में चीज़ें मुश्किल से सीखी जाती है। सीखी तो किसी भी उम्र में जा सकती है साथियों, लेकिन उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से सीखते हैं। जैसे आपको कार चलाना सीखना है, आपको कार चलानी बिल्कुल भी नहीं आती, तो आप मुझे बताइए कि क्या पहले ही दिन सीट पे बैठ के हम कार चलाना शुरू कर देंगे? नहीं, ऑब्वियसली उसके लिए आपको एक हैबिट डालनी पड़ेगी। रोज आप आधा घंटे 1 घंटे रोज कार चला रहे हैं तो थोड़े दिनों बाद अपने आप ही सीख जाएंगे कार चलाना। तो यही हमारे पास कॉन्सेप्ट है हैबिट फॉर्मेशन का, कि आप हैबिट में चीज़ों को डालिए, और हैबिट का मतलब एक दिन नहीं, उसको फिर रेगुलर जो है लेके चलते रहिए। यही हमारे पास पॉइंट रहता है कि लैंग्वेज टीचिंग इज एन आर्ट लाइक अदर आर्ट्स। लैंग्वेज टीचिंग क्या है? बिल्कुल एक कला है एक अपने आप में। इट नीड्स सस्टेन्ड प्रैक्टिस एंड ड्रिल, यानी रेगुलर लेवल पे प्रैक्टिस और ड्रिल की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस आते हैं, जिसके अंदर लिसनिंग भी है, जिसके अंदर स्पीकिंग भी है, जिसके अंदर हमारे पास रीडिंग भी है, और जिसके अंदर राइटिंग भी है। सारी चीज़ों की जो है हमारे पास प्रॉपर ड्रिल होनी चाहिए, रेगुलर लेवल पे होनी चाहिए। सो ग्रेट स्ट्रेस शुड बी लेड ऑन प्रैक्टिस इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग एक्सरसाइजेस। तो बहुत ही सिंपल सा है कि रटने की बजाय ड्रिल पे और प्रैक्टिस पे ज़्यादा जोर देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से हमारे पास चीज़ें इंटरेस्टिंग बनी रहती है, इम्पॉर्टेंट बनी रहती है। द इंग्लिश टीचर शुड बी आर्म्ड एट ऑल फ्रंट्स। सारे फ्रंट्स पे जो है उसको तैयार रहना चाहिए, हर तरीके से तैयार रहना चाहिए। लाइक कल्चरल, सोशल एंड ओरल, बिहेवियरल एंड कॉन्वर्सेशनल अप्रोच लैंग्वेज हैबिट्स आर फॉर्म्ड। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास बहुत ही सिंपल सा है कि उसको सारे फ्रंट्स पे एक टीचर को तैयार रहना चाहिए कि बच्चा जो है, जैसे अभी हम अंग्रेजी या इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हम हिंदी में बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके पीछे बहुत इंपॉर्टेंट फ्रंट है, वो है कल्चरल फ्रंट, है ना। सोशल फ्रंट हमारा है, क्योंकि आप इंग्लिश तो इंग्लिश में ही सीखते हैं,
इन जनरल, जैसे एग्जांपल के तौर पे इंडिया के अलावा बाकी सारी जगहों पे या इंडिया में बड़े सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो स्पेशली हम वेस्टर्न राजस्थान की बात करें तो बहुत ही अजीब सिचुएशन होती है। जो लोग इंग्लिश टीचिंग को समझते हैं कि भाई इंग्लिश को तो इंग्लिश में ही समझाना चाहिए, सीखना चाहिए, हिंदी से इंग्लिश कैसे सीखते हैं, या फिर जो ट्रांसलेशन मेथड है टीचिंग मेथड्स के अंदर उसको अप्लाई किया जाता है वहाँ पर। लेकिन मैं आप सारे लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि देखिए कल्चरल बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है, बिहेवियर देखना ज़रूरी है कि बच्चा हिंदी भाषी बैकग्राउंड से आया है या उसका कोई और मीडियम रहा है पढ़ने का, उसको कौन सी भाषा समझ में आती है, उसकी अपब्रिंगिंग किस तरह से हुई है, उस बचपन से लेकर अभी तक उसने किस तरह से चीज़ों को जो है कहीं के देखा है, समझा है। तो उस सारे जो हमारे पास क्राइटेरिया है, सारी जो चीज़ें हैं उनको दिमाग में रखते हुए ही बच्चे को जो है डील करना पड़ता है। और उसके लिए फिर आपको पहला पॉइंट उसकी हैबिट फॉर्मेशन पे जो है उसको ध्यान देना होता है। अब हैबिट फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास जो है अलग अलग पॉइंट्स हैबिट फॉर्मेशन के लिए आ सकते हैं। लैंग्वेज और स्पेशली इंग्लिश की अगर हम बात करें, पहला है रिकग्निशन यानी पहचान, इमिटेशन यानी हमारे पास नकल करना। नकल करना मतलब वो वाला नकल नहीं, इमिटेशन का अभी आपको मैं और अच्छे से सिखाता हूँ। रिपीटेशन यानी दोहरान करना, वेरिएशन यानी ऊपर नीचे जो भी चीज़ें आती रहती है, और सिलेक्शन यानी चीज़ों को सिलेक्ट करने का कॉन्सेप्ट। अब देखिए इन हैबिट फॉर्मेशन के अंदर ये जो थियोरेटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं, रिकग्निशन, वेरिएशन या फिर रिपीटेशन या फिर हमारे पास इमिटेशन या फिर सिलेक्शन, इन सब की अगर बात करें तो इसको हम थोड़ा सा जो है इन पॉइंट्स को थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट पे लेके आते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट है रिकग्निशन। रिकग्निशन यानी पहचान, अक्षरों की पहचान, शब्दों की पहचान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए जो है उनसे बार बार फेमिलियर होते रहना, है ना, उनके मीनिंग्स की पहचान। तो उसके लिए मैगजीन्स पढ़ना, उसके लिए अंग्रेजी न्यूज़पेपर पढ़ना, उसके लिए जो है आप हैबिट फॉर्मेशन कर सकते हैं। कहीं कोई शब्द का मीनिंग क्या है या उस शब्द की पहचान सुनने के लिए भी अगर किया जा सकता है तो आप BBC की न्यूज़ सुने, तो ये अलग अलग तरह के चीज़ें हैं जिनसे आप कहीं आप कह सकते हैं कि रिकग्निशन जो पार्ट है, यानी रिकग्निशन का मतलब क्या होता है, पहचानना। यानी वो पहचानना जनरली आंखों से या कानों से हो सकता है, कानों से सुनाई दे या आंखों से जो लिखा हुआ है उसको आप पहचान पाए। ये बहुत ही रिसेप्टिव सा कॉन्सेप्ट हमारे पास रहता है और बहुत ही पैसिव लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट भी रहता है, एक्टिव भी है नो डाउट, लेकिन उसमें आप स्पेशली अपनी लिसनिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। रिकग्निशन में आप जो पढ़ रहे हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर सेकेंड है इमिटेशन। देखिए इमिटेशन की ज़रूरत क्यों रहती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है उसके लिए प्रोनाउंसिएशन, या उस लैंग्वेज के अंदर किस चीज़ को किस तरीके से कहा जा रहा है तो उसके हाव भाव क्या है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान है और कोई शब्द अगर उसका गलत प्रोनाउंसिएशन है तो प्रोनाउंसिएशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है, उच्चारण को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस उच्चारण को सुधारने के लिए आप उसका सही उच्चारण कैसे होगा, वो कैसे पता चलेगा, सो ऑब्वियसली जो है आप उसको सुनेंगे, सुन के जो है देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने बोला, देखिए प्रोनाउंसिएशन नहीं बोलते हैं, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, तो आपने जैसे ही सुना कि अच्छा प्रोनाउंसिएशन नहीं है ये प्रोनंसिएशन है, तो जैसे ही आपने सुना प्रोनंसिएशन तो वैसा का वैसा आप बोल भी सकते हैं। तो ये इमिटेशन जो है, नकल करने का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक्चुअली इस तरह से इसको देखा जाना चाहिए यहाँ पे इमिटेशन वर्ड को। जैसे आपने देखा हो इमिटेटेड ज्वेलरी आती है, नहीं ओरिजिनल ज्वेलरी नकली होती है लेकिन वो वैसी की वैसी दिखाई देती है। सो उसी चीज़ को जो है यहाँ अप्लाई करने की बात यहाँ पर हमारे पास चल रही है। बहुत सिंपल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेपिटेशन, यानी कोई भी चीज़ को, जैसे कोई भी चीज़ को आपने पढ़ा है, समझा है, तो उसको बार बार दोहरान ज़रूर करें। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि वोकैबलरी को कैसे बढ़ाया जाए, वोकैबलरी को कैसे बढ़ाया जाए। तो वही है कि आपने शब्दों को पढ़ा लेकिन उनको लिखिए भी और उनको बार बार रिवाइज भी करते रहिए, रिपीट भी करते रहिए। आपने आज एक वर्ड पढ़ा है तो या 4 वर्ड्स पढ़े हैं तो अगले 3-4 दिन बाद वो वापस से रिपीट होने चाहिए, तभी आपकी वोकैबलरी जो है स्ट्रांग होती रहेगी, क्योंकि टाइम पे वो चीज़ें क्या होती रहेगी, रिपीट होती रहेगी, राइट। तो ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है।
नेक्स्ट है वेरिएशन भी होना चाहिए, मतलब कि एक ही तरह की चीज़ों को नहीं दिया जाना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास कभी वोकैबुलरी हो गई, कभी इडियम्स और फ्रेजेस हो गए, कभी हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझाना हो गया, कभी बोलना हो गया, कभी लिखना हो गया, कभी लिसनिंग हो गया। तो जो बेसिक लैंग्वेज लर्निंग के जो 4 पहलू है हमारे पास, वो है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। इन चारों पहलुओं पे वेरिएशन होना चाहिए, यानी एक पे ही ज़्यादा जोर नहीं दिया जाना चाहिए। और सिलेक्शन भी होना चाहिए कि जिस तरह का बच्चा है उसी तरह से सिलेक्ट करके उसको चीज़ें दी जाए, ताकि उसकी लर्निंग जो प्रोसेस है वो हैबिट फॉर्मेशन के साथ इंटरेस्टिंग बनता रहे। ऐसा नहीं है कि एक ऐसा बच्चा जिसका बेस बहुत कमज़ोर है और आपने एक बहुत ही जो है टफ चीज़ या एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ उसको पकड़ा दी एकदम साथ में, तो कहीं ना कहीं उसका जो इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होता जाएगा। तो ये सबसे पहला प्रिंसिपल है हैबिट फॉर्मेशन का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप दिमाग में रखें इंग्लिश टीचिंग की लर्निंग के लिए। तो अभी हमारी बात हुई कि अगर सिलेक्शन सही से नहीं होगा तो इंटरेस्ट जो है वो कहीं कहीं ख़त्म होने की गुंजाइश रहती है। तो उसी पे आता है हमारे पास सेकंड नंबर का प्रिंसिपल, वो है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। आप समझ सकते हैं कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें आप कभी भी शानदार नहीं करेंगे, क्योंकि आप उसका मन लगा के नहीं करेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत ही एसेंशियल है, जैसे लैंग्वेज का सीखना, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। ये कम्युनिकेशन टूल है हमारे पास एक लैंग्वेज। सो वहाँ पर जो है जब हमें सीखना ज़रूरी है किसी लैंग्वेज को, तो उसमें इंटरेस्ट भी पैदा किया जा सकता है या इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है उसको। कहीं न कहीं बच्चों के प्रति सहानुभूति रख के, अलग अलग चीज़ों की प्रैक्टिस करवा के, उसके अंदर कहानियाँ जोड़ के उस चीज़ को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। कहीं की बच्चों को जो है आप अपने साथ बहुत ही अच्छे तरीके से जोड़ पा रहे हैं। सो हमने बोला कि इन द लर्निंग ऑफ इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट टू बी केप्ट इन माइंड by the teacher, the children do not have an innate interest in the learning of this language। देखिए, जन्मजात किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, स्पेशली लैंग्वेज की बात करें तो नहीं होता कभी भी। अगर लैंग्वेज की बात करें तो किस तरह से इस चीज़ को जाना जाए, तो हमारे पास है कि ऑब्वियसली एक बच्चे को नहीं पता कि उसको क्यों सिखाई जा रही लैंग्वेज। ऑब्वियसली बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ना। बहुत सारे लोगों को तो अभी नहीं पता होता है, जो इस एजुकेशन सिस्टम से बाहर है, कि ये लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है। सो ऑब्वियसली एक इनेट जो है इंटरेस्ट एक बच्चे के अंदर नहीं होता, जन्मजात इंटरेस्ट नहीं होता है। तो टीचर के दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि बच्चों को जो है वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए जो 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 टूल्स अपनाने चाहिए उसको, चाहे वो फिल्मों के थ्रू हो, चाहे वो विजुअल्स के थ्रू हो, चाहे वो गेम्स के थ्रू हो, है ना। बहुत सारे तरीके हैं हमारे पास। अपने आसपास की चीज़ों को ही जो है उसके सामने रखा जाए कि देखिए यही तो है लैंग्वेज, जो अपने आसपास में अवेलेबल चीज़ें उनको एक्सप्रेस करना। तो उससे एक बच्चे का इंटरेस्ट बना रहेगा साथियों, तो चीज़ें बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। फिर हमारे पास है कि इंग्लिश पीरियड क्रिएट्स ए सॉर्ट ऑफ ऑ एंड टेरर। आप सारे लोगों ने, जैसे मैं भी एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ा, तो जब भी इंग्लिश का हमारे पास आता था पीरियड, जब भी निकल के आए क्लास, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपना खुद का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जब मैं 9th क्लास में था, तो जब हमारे इंग्लिश के टीचर आते थे तो उनको पता है कि इन बच्चों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है इंग्लिश को लेके। हालांकि उन्होंने बहुत धीरे धीरे उस इंटरेस्ट को बहुत ही शानदार क्रिएट किया। और फिर उसके बाद में 12th में तो हम बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो गए थे। बहुत ही अच्छे टीचर थे हमारे झुंझुनू से, मिस्टर एना ढाका। तो 9th क्लास में कोई और टीचर थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़ा बहुत इंग्लिश में इंटरेस्ट हमारे पास हुआ, तो फिर मिस्टर ढाका आए और उन्होंने और भी शानदार कर दिया। तो आप ये देखिए कि जब स्टार्टिंग में वो टीचर आए तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम लोगों का मन नहीं है इंग्लिश पढ़ने का, मैं समझ सकता हूँ। तो एक काम करिए कि मैं आऊँगा, जो भी आपका टॉपिक होगा या फिर कहानी होगी या प्रोज या पोइट्री जो भी होगी, मैं उसको पढ़ता रहूँगा। जिसको सोना है वो सो सकता है। आप ये मान के चलिए कि 2 बच्चों के अलावा पूरे के पूरे सारे बच्चे सो रहे। उन्होंने 1 वीक तक लगातार ऐसे किया, और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि जब 3-4 महीने गुजर गए, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को रेगुलर रखा उस चीज़ को, तो आप ये देखिए कि एक समय ऐसा आया कि सारे बच्चे जगे हुए हैं और उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं। तो देखिए वो एक इंग्लिश का आप देख सकते हैं कि सब्र भी, पेशेंस भी रखना होता है, क्योंकि सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं।
तो आपको उस इंटरेस्ट को पैदा करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेडिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है परसिवरेंस यानी एक झुंझारूपन जो है होता है हमेशा, पेशेंस, धैर्य होना चाहिए, और कहीं न कहीं सारे बच्चों के स्टैंडर्ड को समझते हुए उसमें बहुत सारी टेक्निक्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है साथियों प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में, क्योंकि आपकी टेक्निक्स अगर बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही क्लास है, जो बच्चे के दिमाग को कैच कर सकती है, तो वहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट हमेशा और हमेशा पूरी तरह से अप्लाई हमारे पास होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बहुत इमोशनल होते हैं और वो कहीं न कहीं एक अनसिम्पैथेटिक टीचर्स जो है उनके प्रति कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। ऐसे टीचर जो जो सिंपैथी नहीं रखते बच्चों के प्रति, दैट the teacher who creates interest among his pupils not only wins over his own difficulties, people may come together and work in harmony with full enthusiasm। तो यही देखिए आप बात यहाँ पर हमारे पास हो रही है कि एक सिंपैथेटिक टीचर है, एक बच्चों के प्रति सहानुभूति रखने वाला जो टीचर है, वो अगर हमारे पास है तो उससे बच्चा धीरे 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 उस पूरे सीखने वाला जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाए रखता है, उसको बहुत ही शानदार बनाए रखता है हमारे पास। चलिए थर्ड हमारे पास आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। देखिए कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट दो चीज़ें होती है, पहले हम समझ लेते हैं। जैसे नाउन में भी होता है कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए एब्स्ट्रैक्ट तो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते, जो फिजिकली प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कोई भाव हो गया, कोई विचार हो गया, तो वो एब्स्ट्रैक्ट है। और कॉन्क्रीट का मतलब ये है कि जो टच किया जा सकता है, जो टेंजिबल है, जिसको अंग्रेजी में और कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मेरे पास ये मार्कर अवेलेबल है, अगर मेरे पास ये मार्कर अवेलेबल नहीं है, जिससे मान लेते हैं इसको, देखिए सिंपल तरीके से सीखते हैं। मैं बोलूँ कि एक चीज़ होती है जिससे ऐसे लिखते हैं, वो ऐसे वाइट बोर्ड पे नहीं लिख सकते, उससे उसके लिए एक डिजिटल बोर्ड चाहिए होता है, तो उससे लिखते हैं, वो दिखता है इस तरह से और उसको मार्कर बोला जाता है। तो आप ये समझिए कि ये मैं एब्स्ट्रैक्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, विचारों के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन एक सामने मैं आपके मार्कर ले ही आऊँ और आपको दिखाऊं सामने कि देखिए ये होता है, इसे इस तरह से लिखते हैं हम, ये मार्कर कहलाता है, ये इस तरह का काम है, ये ऐसा दिखता है। तो ऑब्वियसली एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है जिसको देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस ये कहता है कि जो भी चीज़ें आप समझाना चाह रहे हैं उनका वो इस तरह से हो कि कहीं कि बच्चा उनको देख सके, समझ सके, वो साइकोलॉजिकली ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो कॉन्क्रीटनेस यही कहता है हमारे पास कि इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन दे कैन सी एंड हैंडल ऑब्जेक्ट्स ना, जब वो ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि बचपन में जब ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉय पढ़ाया जाता था, उसके सामने फोटोज लगे हुए होते थे। ए फॉर एप्पल तो एप्पल का फोटो, बी फॉर बॉय तो बॉय का फोटो, सी फॉर कैट तो कैट का फोटो। उसका रीज़न है कि हमारा इमेजेस को देख के हमारा दिमाग बहुत ही अच्छे से समझ पाता है चीज़ों को, वर्ड्स को नहीं समझ पाता है जितना इमेजेस को जितना स्ट्रांगली समझ पाता है। और अगर वही चीज़ सामने हो तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि अंग्रेजी के जो शब्द है, जैसे डॉग, जैसे काऊ, है ना, इस तरह के शब्द बच्चे बहुत ही आराम से सीख लेते हैं। उसका रीज़न है कि डॉग और काऊ जैसे ऑब्जेक्ट्स या इस तरह के एनिमल्स बच्चों को देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉन्क्रीटनेस इसी चीज़ को कहते हैं कि वो इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को बच्चा आराम से हैंडल कर सकता है। A child picks up knowledge through various senses where one sense reinforces the other। तो ये कि एक अलग अलग जो सेंसेस इंसान के अंदर होते हैं, वो एक दूसरे को जो है उन सेंसेस को बच्चा बहुत ही आराम से समझ लेता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से समझ लेता है। इट enables the child to understand the vague and abstract part of the knowledge। अब जब कॉन्क्रीटनेस होती है, चीज़ों को जब आप आराम से समझाते हैं या ऑब्जेक्ट्स के थ्रू समझाते हैं, तो उससे जुड़ी हुई जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती है, जो कहीं एक ऐसा नॉलेज होता है जो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू नहीं बताया जा सकता, उनको बताया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसी को शॉर्ट में बोलेंगे फ्रॉम नोन टू अननोन। जैसे वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में होता है, फ्रॉम नोन टू अननोन वाला जो कॉन्सेप्ट चलता रहता है कि जो आपको पता है उसी से निकाल के एक इस तरह की चीज़ों को समझाना जो आपको नहीं पता है। तो ये प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड काम करता है कि कॉन्क्रीट
जो नेस है या जो ऑब्जेक्ट्स है उनको आप दिखाइए। जैसे मैं बोलूँ कि इंसान की एक चीज़ होती है जो उसकी बॉडी का पार्ट होता है, वो उसमें जो है एक हड्डी होती है और फिर एक हथेली जैसी चीज़ होती है, उसके ऊपर 4 अंगुलियां और एक अंगूठा निकला हुआ होता है, तो ये तो हो गया एब्स्ट्रैक्ट। लेकिन मैं एकदम सीधा आपको बताऊं, देखिए ये जो चीज़ होती है ना हमारी बॉडी में, ये इसको बोलते हैं हैंड, हाथ। तो बच्चा इसको आराम से समझ सकता है। फिर इसके से रिलेटेड जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है कि इससे लिखा भी जा सकता है, इससे जो है लोगों की मदद भी की जा सकती है, इससे इशारों में भी बात की जा सकती है, इससे बहुत छोटे और बड़े दुनिया के बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। इंटरेस्टिंग काम किए जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक तो आपके पास कॉन्क्रीटनेस थी और उसी से आपने नॉलेज की जो एब्स्ट्रैक्टनेस है उसकी तरफ आप उसको लेके गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रिंसिपल ऑफ concreteness. In this way, audio visual aids are the greatest model aids of teaching because they show a concrete thing first and abstract thing can follow afterwards with ease. So यही हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ की जो कॉन्क्रीटनेस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑडियो विजुअल जो चीज़ें होती है जो बच्चों के सामने। आप ऐसे मान लीजिए कि किसी को आपको समझाना है पनडुब्बी क्या होती है, तो पनडुब्बी क्या होती है तो वो आप एक तो विचारों से समझा सकते हैं बोल बोल के, लेकिन एक आप सामने ही जो है एक वीडियो ले आए, बच्चे के सामने एक वीडियो ले आए और उसी में आप देख रहे हैं कि बच्चा कैसी होती है पनडुब्बी, बस देख रहा है वो किस तरह के काम करती है वो देख रहा है, तो उससे बहुत ही आराम से समझेगा। तो ये ऑडियो विजुअल एड जो होती है वो इस मेथड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है और उससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट निकाला जा सकता है। तो साथियों ये हमारे पास था प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। किन्हीं बच्चों को जो ऑब्जेक्ट्स हैंडल करने सिखाया जाए, उनके सामने ऐसे जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं ऑडियो विजुअल एड के माध्यम से भी, जिससे वो कहीं के विचारों में ना खो के उस असली चीज़ को देखें और उससे रिलेटेड फिर जो और नॉलेज है उसको बहुत ही आराम से कनेक्ट कर सके। बहुत ही आसान है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 10th के बाद 11th में साइंस इसलिए नहीं ले पाते हैं, हालांकि बहुत ही आसान है, लेकिन उसमें ये कॉन्सेप्ट हमारे पास रहता है कि एक बच्चा है उसको सिखाया जाता है मोटर होती है, उसको फोटोग्राफ दिखाए जाते हैं कि उसके अंदर एक चुंबक होता है और नॉर्थ साइड होती है और साउथ साइड होती है और एक उस तरह से घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी पैदा करती है। तो बच्चा शायद जीवन में उसको वो इंटरेस्ट ही पैदा नहीं कर पाता है क्योंकि उसके सामने वो पर्टिकुलर प्रैक्टिकली एग्जाम्पल नहीं हो पाता। इसलिए 10th क्लास का बच्चा जो मोटर कैसे चलती है ये सीखता है और वो कहीं के 11th में साइंस के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं रहता है। लेकिन एक ऐसा इंसान जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, वो मैकेनिक बन के मोटर बहुत शानदार तरीके से सही कर सकता है। उसके सामने वो सारे फोटोग्राफ्स, वो सारे आइडियाज़, वो टीचर नहीं है तो भी वो कर लेता है। उसका रीज़न है कि उसके सामने क्या है, कॉन्क्रीटनेस, यानी वो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, उसके साथ वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है और उस कॉन्क्रीटनेस से उससे रिलेटेड जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं कि मोटर कैसे चलेगी, वो क्या काम करेगी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगी, वो उन सारी चीज़ों को भी समझ जाता है। तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रिंसिपल्स की बात की है। पहला है हैबिट फॉर्मेशन, दूसरा हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और तीसरा है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ कॉन्क्रीटनेस। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। तो देखिए कोई भी लैंग्वेज को सीखने की बात करते हैं हम तो उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए, चाहे वो लिखने की हो, चाहे वो बोलने की हो, चाहे वो सुनने की हो, चाहे पढ़ने की हो, हर तरह से एक्यूरेसी हमेशा रहनी चाहिए, करेक्टनेस हमेशा रहनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे स्पेलिंग तो कुछ और है, लिख कुछ और ली तो वो क्या है, करेक्ट नहीं है चीज़ें। प्रोनाउंसिएशन कुछ और है, बोल कुछ और रहे हम तो वो क्या है, एक्यूरेसी नहीं है, वो करेक्टनेस नहीं है। तो उससे लैंग्वेज कभी भी एक स्टैंडर्ड लेवल पे शानदार नहीं हो पाएगी सीखने वाली के लिए। तो जिस भी मेथड से सीख रहे हैं उसमें जो है करेक्टनेस या फिर आप कह सकते हैं कि एक्यूरेसी होनी ज़रूरी है, चाहे वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें, चाहे स्पेलिंग की बात करें, चाहे इंटोनेशन की बात करें, चाहे वो स्ट्रक्चर की बात करें। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि घर जा मैं रहा हूँ, तो बोलने में तो ठीक लग रहा है लेकिन एक्चुअली भी ये स्ट्रक्चर गलत है। हिंदी की तौर पे से भी बोले सेम का सेम अगर आप इंग्लिश में भी बोले तो होम गोइंग एम आई, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटेंस तो है लेकिन स्ट्रक्चर सही नहीं है, गलत सेंटेंस हो जाएगा।
प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, इंटोनेशन सही होना चाहिए, यानी जहाँ पर टोन जिस तरह की आनी चाहिए उसी तरह की हमारे पास होनी चाहिए। हैविंग सिमिलर लाइक एंड एक्यूरेट और एग्जैक्ट लॉजिकल एक्सप्रेशन वर्ड्स हैविंग सिमिलर साउंड्स विद देयर डिफरेंट ऑर्डर, जैसे स, श, ज may form regular part of practice, so accuracy and correctness is the principle which must be followed। क्योंकि अगर बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, देखिए यहाँ पे चीज़ों को रटने की जरूरत नहीं है, अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप सीख सकते हैं कि अगर एक्यूरेसी नहीं होगी, करेक्टनेस नहीं होएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जैसे वेस्टर्न राजस्थान की बात करें जहाँ से मैं आता हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग स को च बोलते हैं, च को स बोलते हैं, श को स बोल देते हैं, कि चाय की जगह साय बोलते हैं, शक्कर की जगह चक्कर बोलते हैं ना, तो वो उस भाषा के लिए एक अच्छी बात नहीं है। उसी तरह से इंग्लिश में भी प्रोनाउंसिएशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है, जिसके साथ इंटोनेशन हो गया, स्पेलिंग्स हो गई, यू नो, स्ट्रक्चर्स हो गया। अब अगर ये दिक्कतें आती है आपको, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसमें भी मैं ये चीज़ ऐड कर लेता हूँ। देखिए प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत आती है, एक छोटा सा काम कीजिए, जो भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आपको सीखना है तो गूगल में वो वर्ड लिखिए और उसका मीनिंग, वर्ड जैसे मुझे सीखना है कि इंटोनेशन का मतलब क्या होता है, तो आपने इंटोनेशन लिखा और उसके स्पेस देके आपने लिखा मीनिंग, MEANING, और एंटर कर दिया। सबसे पहले गूगल जो है उसका मीनिंग बताएगा और उस वर्ड के पास एक स्पीकर सा होगा, आप ईयरफोन या हेडफोन्स लगाइए और स्पीकर पे एक क्लिक कर लीजिए, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है वो अपना आप सुनाई देगा आपको। ऐसे दुनिया के कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप ऐसे जो है सुन सकते हैं। उसको बार बार सुनिए और उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए, बार बार सुनिए, उसको बोलने की प्रैक्टिस करिए। थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, लेकिन धीरे 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 आप 4 5 6 बार बोलेंगे तो अपना आप जो है आप क्लियर कर लेंगे। ये एक छोटा सा तरीका है। स्पेलिंग्स याद नहीं होती, बहुत छोटा सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। स्पेलिंग्स अगर याद नहीं होती है तो आप एक छोटा सा काम करिए बहुत ही आसान तरीके से, और वो ये है कि आप जो है स्पेलिंग को तोड़ दीजिए 3-4 पार्ट्स में। आपको कोई स्पेलिंग अगर याद नहीं होती है तो आप उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, आपके लिए आसान होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक स्पेलिंग सिखाता हूँ, ठीक है, वो आपके कभी एग्जाम में नहीं आएगी, लेकिन मेरा मकसद है उस स्पेलिंग को सिखाना। आप सारे लोगों को सुपर की स्पेलिंग आती है ना, बहुत ही आसान है। आपको कैली की स्पेलिंग आ सकती है, बहुत ही आराम से सीख सकते हैं। फ्रेजिलिस्टिक की स्पेलिंग सीख सकते हैं, ये नहीं सीख सकते तो ठीक है, फ्रेजी की सीख सकते हैं, फ्रैग की सीख सकते हैं, लिस्टिक की सीख सकते हैं, इसको भी तोड़ सकते हैं। XP की स्पेलिंग आती है आपको, अली की स्पेलिंग आती है, आपको जोड़ना क्या है, डोशियस, डोशियस की स्पेलिंग भी आराम से आ सकती है। अब हमने क्या है कि एक्चुअली में पूरी की पूरी एक स्पेलिंग है, ये क्या है, सुपर कैली फ्रेजिलिस्टिक XPLE डोशियस। तो ये पूरी की पूरी एक सिंगल स्पेलिंग है साथियों, और ये हमारे पास है बहुत लंबी स्पेलिंग, दुनिया की सबसे बड़ी स्पेलिंग, जो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपके कभी नहीं आएगी एग्जाम में। लेकिन मैं इससे आपको ये सिखाना चाह रहा हूं कि साथियों देखिए, अलग अलग इतनी बड़ी स्पेलिंग को भी ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के अगर आप 5 बार लिखेंगे ना, 30 बार बिना देखे आप खुद लिख लेंगे। सो कोई भी स्पेलिंग को आपको याद करना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या कर दीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो ये क्या है, ये टेक्निक्स है, यू नो। और प्रिंसिपल क्या है कि यहां पर इसको करेक्ट होना, स्पेलिंग का होना जरूरी है, इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना जरूरी है, एक्यूरेट होना जरूरी है ना। तो ये हमारे पास जो है इस वीडियो का अंतिम प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल ऑफ एक्यूरेसी एंड करेक्टनेस। अगले वीडियो में हम इसके आगे और भी जो प्रिंसिपल है उनके बारे में बात करेंगे, और हम देखेंगे कि उनको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, उसका भी एक वीडियो हमारे पास ज़रूर होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ फैंटास्टिक टाइम, थैंक यू सो मच, टेक केयर।